विला के अंदर आने पर रणवीर हारिका और अक्षित का इंतजार कर रहे थे। अक्षित ने रणवीर के पास जाकर उनके पैर छू लिए और कहा, कैसे हो सर। हारिका ने भी अक्षित को देखते हुए रणवीर के पैर छू लिए। अक्षत और अविका ने भी देखा उनके मॉम और डैड कैसे रणवीर के पैर छू रहे हैं। दोनों ने भी रणवीर के पैर छू लिए। रणवीर ने अक्षत और अविका को देखा तो बहुत प्यारे बच्चे लग रहे थे। उन्होंने गोद में उठाकर कहा, अक्षित तुम्हारा बेटा तुम पर गया है, रंग हारिका पर गया है। यह सुनकर हारिका और अक्षित दोनों मुस्कुरा दिए। रणवीर ने कहा, तुम्हारी बेटी हारिका पर गई है। रणवीर ने बच्चों को तो बहुत प्यार किया, वैसे भी अक्षत अविका बहुत स्वीट और प्यारे थे। सबके दिल में जगह बनाना बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल था। बच्चे अगर मुस्कुराकर देख लें तो लोग बच्चों को अपना दिल ही दे देते थे। रणवीर जी ने थोड़ी देर बाद बच्चों को गोद से उतार दिया। अविका अक्षित के पास आ गई और राज ने अक्षत को अपनी गोद में ले लिया और उसके साथ खेलने लगा। राज ने अक्षत के गालों को छूकर कहा, इसके गाल तो आरिका जैसे सॉफ्ट हैं। यह सुनते ही अक्षत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और आरिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली, जिससे उसके नाखून उसकी हथेली में घुसने लगे और खून निकलने लगा। राज ने भी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। राज समझ गया था कि गलती से ही सही, लेकिन गलती हो गई और कितना गलत बोल दिया। लेकिन फिर भी अपनी बात को कवर करने के लिए राज ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि कितना प्यारा है, बिल्कुल अपनी मम्मा और डैड जैसा। रणवीर ने अक्षित और आरिका को सोफे पर बैठने का इशारा किया और दोनों ही गुस्से में सोफे पर बैठ गए। रणवीर जी ने कहा, जब मुझे पता चला तुम दोनों शादी कर रहे हो तो दिल को सुकून मिला। आरिका तुमसे प्यार करती है, यह बात तो मैं पहली मुलाकात में ही समझ गया था। आरिका ने जो किया वैसा भूल कर आरिका को अपना कर देखो, एक नई शुरुआत करो। जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता। जो आने वाला फ्यूचर तुम्हारे सामने है उसे स्ट्रांग बनाओ और एक दूसरे का सहारा बनो। राज की बात सुनकर आरिका बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए रणवीर जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। पर आरिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। अक्षित ने कहा, आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे और आरिका को कोई भी दूर नहीं कर सकता। अक्षित बोल तो रणवीर जी से रहा था, पर देख राज को रहा था। राज ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद रणवीर जी ने कहा, चलो डिनर कर लेते हैं। आरिका, अक्षित, राज और रणवीर चारों चेयर पर बैठकर डिनर कर रहे थे। राज ने अक्षत को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। आरिका अक्षत को राज के पास देकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर कुछ बोल नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद सबने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद राज अक्षित गार्डन में टहल रहे थे। हारिका अक्षत अविका को लेकर रणवीर जी से बात कर रही थी। राज ने सोच लिया था कि वह अक्षित को सब कुछ सच सच बता देगा, लेकिन बताने के लिए हिम्मत राज में नहीं थी। आखिरकार राज अक्षित को क्या बात बताएगा कि उसने अक्षित की वाइफ के साथ वन नाइट स्टैंड का ऑफर दिया था और उसकी वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया था। कैसे बताता अक्षित को कि राज ने आरिका की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था और आरिका अक्षित के प्यार में खुद को बर्बाद करने के लिए भी तैयार हो गई थी। राज ने खुद को बहुत ज्यादा तैयार किया था ताकि वह अक्षित से बात कर सके, लेकिन राज के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। बहुत हिम्मत करके राज ने कहा, अक्षित मुझे बात करनी है। अक्षित ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अक्षित समझ गया था कि राज किस बारे में बात करना चाहता है। अक्षित खुद नहीं जानता था कि वह क्यों इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। ना हारिका से इस बारे में सुनना चाहता था और ना ही वह राज के मुंह से इस बारे में सुनना चाहता था। राज ने फिर भी कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे सब सच सच बताना चाहता हूँ। अक्षित ने कहा, मुझे कोई सच नहीं सुनना, अगर यही बात करनी है तो मैं चला जाता हूँ। राज ने कहा, अक्षित तुम्हारा सच जानना जरूरी है। मैं बहक गया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं तुम्हारी नजरों में गिरना नहीं चाहता, इसलिए सच बताना चाहता हूँ। अक्षित ने कहा, तुम मेरी नजरों में गिर चुके हो और चाहकर भी कभी उठ नहीं सकते। राज को गुस्सा आ गया और वह भी थोड़े गुस्से में बोला, बहुत हो गया अक्षित, मैं 3 साल से एक गिल्ट में जी रहा हूँ और इस गिल्ट को खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन तुम और राधिका दोनों ही मुझे माफ नहीं करना चाहते। अक्षित ने भी गुस्से में कहा, तुम्हारी गलती माफी करने लायक ही नहीं है। राज कुछ और कहता उससे पहले ही अक्षित गार्डन से हारिका के पास चला गया। अक्षित ने रणवीर जी को देखकर कहा, अंकल अब मैं चलता हूँ, रात भी बहुत हो गई है। अक्षित ने देखा तो दोनों बच्चे सो गए थे। अक्षित ने अभिका को उठा लिया और हारिका ने अक्षत को। अक्षित ने एक हाथ हारिका की तरफ बढ़ाकर कहा,
चलो घर चलते हैं। हारिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और एक हाथ से अक्षत को संभाल कर गोद में लिया और दूसरे हाथ से अक्षित का हाथ थाम लिया। दोनों ही राज के विला से जा चुके थे। राज उन्हें जाता हुआ देख रहा था। राज का गिल्ड खत्म ही नहीं हो रहा था। अक्षित और हारिका उसके गिल्ड को खत्म ही नहीं करना चाहते थे। राज अक्षित के जाते ही गुस्से में अपने रूम में आ गया और रूम में तोड़फोड़ करने लगा। राज को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे हारिका और अक्षित से नजरों में गिरना क्यों नहीं चाहता। इतनी कोशिशों के बाद भी वह उन दोनों की नजरों में गिर चुका था। इस वक्त राज के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। पिछले 3 सालों से राज इस गिल्ट में जी रहा था कि गिल्ट खत्म ही नहीं हुआ था। अक्षित ड्राइव कर रहा था और राविका बैक सीट पर लेटी हुई थी। अक्षत के लिए पीछे जगह नहीं थी, तो हारिका ने उसे अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। दोनों के बीच खामोशी थी। दोनों का ही मूड खराब था। अक्षित का मूड ज्यादा खराब था क्योंकि उसने राज से बात की थी। उनकी गाड़ी के आगे कुछ लोग आकर खड़े हो गए। अक्षित ने एक झटके से ब्रेक लगाया। हारिका उन लोगों को देखकर डर गई। हारिका पहले नहीं डरती थी। पहले वो फाइट कर लेती थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में अक्षत और अभिका आ गए थे, इसलिए वह डरने लगी थी। अक्षित गाड़ी से उतरने लगा तो हारिका ने उसका हाथ पकड़कर नामे गर्दन हिलाने लगी। अक्षित ने कहा, जाना जरूरी है, वरना वह हम पर हमला कर देंगे। तुम बच्चों का ख्याल रखना। अक्षित गाड़ी से उतर गया। उन लोगों के पास हॉकी स्टिक थी। लड़कों में से एक लड़के ने अक्षित पर वार किया तो अक्षित ने अपने एक हाथ से हॉकी पकड़ ली। अक्षित ने उससे हॉकी छीन ली और उसी को मारने लगा। धीरे धीरे बाइक से सभी लड़के एक साथ अक्षित पर अटैक करने लगे, लेकिन अक्षित ने उन सभी को खूब पीटा। अक्षित अकेला ही उन लड़कों पर भारी था, लेकिन फिर भी आरिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। न चाहते हुए भी आरिका की आंखें नम हो गईं। अक्षित को हॉकी नहीं लगी थी, फिर भी आरिका डर रही थी कि अक्षित को लग ना जाए। अक्षित लगातार लड़ रहा था, लेकिन वह लोग पीछे ही नहीं हो रहे थे। 30 मिनट तक अक्षित ऐसे ही लड़ता रहा। आरिका गाड़ी में बैठी देख रही थी। उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। आरिका ने अक्षत को ड्राइविंग सीट पर लिटा दिया और अविका तो पीछे लेटी ही थी। आरिका खुद गाड़ी से बाहर आ गई। अक्षित आरिका को गाड़ी से बाहर देखा तो चिल्लाकर कहा, आरिका गाड़ी में बैठो। आरिका ने अक्षित को इग्नोर कर दिया और पास में पड़े हॉकी स्टिक उठा ली। आरिका ने अपनी साड़ी को कमर में घूस लिया और फिर उन लड़कों को मारने लगी। अक्षित और आरिका उन लड़कों पर टूट पड़े। वह लड़के भागने की फिराक में थे, लेकिन अक्षित जानना चाहता था कि आखिर इन लोगों को भेजा किसने है। अक्षित ने उनमें से एक लड़के को पकड़कर उसको मारते हुए पूछा, बता किसने भेजा है। वह लड़का कुछ नहीं बोला। आरिका ने उस लड़के के पैर पर एक जोर की हॉकी मारकर कहा, जल्दी बताओ किसने भेजा है। वह लड़के ने कहा, पता नहीं, हमें तो रंगा का फोन आया था। उसी ने कहा कि तुम दोनों को जान से मारना है। अक्षित हारिका को हैरानी से देखने लगा। इतने में वह लड़का अक्षित को धक्का दिया और भाग गया। अक्षित और हारिका दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। अक्षित ने कहा, यह रंगा अभी तक नहीं सुधरा, लेकिन अब इसे सुधारना होगा। हारिका ने कहा, मैं सूट कर देती हूँ, तुम केस लड़ लेना। अक्षित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पहले तो तुम ये बताओ, तुम गाड़ी से बाहर क्यों आई। हारिका ने कहा, अगर मैं बाहर नहीं आती तो तुम सुबह तक लड़ते रहते। अक्षित ने गाड़ी का गेट खोलते हुए बोला, तो तुम झांसी की रानी हो जिसने आते ही लड़ाई खत्म कर दी। हारिका ने अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा, हाँ और क्या, बाहर आई तभी तो वह सब भाग गए और हमें पता भी चल गया कि हम पर अटैक रंगा ने करवाया है। हारिका गाड़ी में बैठी और अक्षत को अपनी गोद में ले लिया। अक्षित ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अक्षित के हाथ से खून निकल रहा था। हारिका अक्षित का हाथ को देख रही थी। अक्षित का ध्यान फिलहाल अपनी चोट पर नहीं था। अक्षित ने गियर चेंज करते हुए कहा, यह काम रंगा का नहीं है। रंगा की हमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। रंगा ये काम पैसों के लिए करता है। बाकी हमें यह पता लगाना है कि रंगा को पैसे किसने दिए हैं। हारिका ने धीरे से अपना हाथ अक्षित के हाथ के ऊपर रखकर कहा, पहले तुम्हारे हाथ पर बैंडेज की जरूरत है। अक्षित ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और अगले ही पल गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। करीब 30 मिनट बाद दोनों ही अक्षित के विला पर पहुंच गए। अक्षित और हारिका बेडरूम में आ गए। हारिका ने अक्षत और अविका को बेड पर लेटा दिया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अक्षित के हाथ की चोट को एंटीसेप्टिक से क्लीन करके बैंडेज करने लगी। अक्षित के पैर पर भी चोट आई थी। हारिका ने अक्षित के शूज निकाले, फिर हल्की सी जीन्स ऊपर करके देखा तो उसके एंकल पर चोट का निशान था। हारिका ने वहां पर दवाई लगाकर अच्छे से मसाज करने लगी। हारिका की दवाई से अक्षित को काफी रिलीफ फील हो रहा था, लेकिन अक्षित का दिमाग
अभी भी रंगा के अटैक पर ही अटका हुआ था। अक्षित को सोच में डूबा देखकर हारिका ने कहा, क्या सोच रहे हो अक्षित? अक्षित ने कहा, पता नहीं हारिका, रंगा हमारे पीछे क्यों पड़ा है। हारिका ने कहा, इन सब बातों के बारे में मत सोचो। देखो तुम्हें कितनी चोट आई है। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे फिर देखेंगे। अक्षित ने हारिका को देखा, जो बहुत ध्यान से अक्षित की चोट पर दवा लगा रही थी। अक्षित ने बहुत प्यार से कहा, हारिका तुम गाड़ी से बाहर क्यों आई? हारिका ने अक्षित का सवाल सुना तो उसके हाथ रुक गए। हारिका के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अक्षित हारिका से होश में उसके प्यार का कन्फेक्शन सुनना चाहता था। हारिका कुछ बोली नहीं, चुपचाप दवाई लगाती रही। अक्षित ने हारिका का हाथ पकड़कर फिर से धीरे से पूछा, हारिका तुम गाड़ी से बाहर क्यों आई? हारिका थोड़ी देर शांत रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हारिका ने अपना हाथ अक्षित से छुड़ाया और कबर्ड की तरफ बढ़ गए। हारिका ने अपनी नाइट ड्रेस ली और बाथरूम की तरफ चली गई। अक्षित हारिका को ही देख रहा था। अक्षित के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हारिका जब बाहर आई तब अक्षित ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। अक्षित बच्चों की एक साइड लेटा हुआ था और हारिका भी दूसरी साइड लेट गई। अक्षित आज बहुत थक गया था। हारिका भी जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। हारिका आज ब्रेकफास्ट बना रही थी। हारिका को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन हारिका जब भी थोड़ा बहुत खाना बनाती थी तो बहुत ही टेस्टी बनाती थी। हारिका ने अक्षित अविका को सैंडविच खिलाते हुए कहा, अक्षत अविका जल्दी खा लो, आज तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है। अक्षित ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, मुझे भी सर्व कर दो। हारिका ने अक्षित को भी ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। अक्षित ब्रेकफास्ट करने लगा तो हारिका ने कहा, अक्षित मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज अक्षत और अविका को स्कूल ले जाना। अक्षित ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, ठीक है ले जाऊंगा, लेकिन इन्हें लेकर कौन आएगा? हारिका ने कहा, मैंने रुद्र को कह दिया है। रुद्र ने लंच टाइम में स्कूल से ऑफिस ले आएगा, फिर मैं ऑफिस से आते हुए अपने साथ ले आऊंगी। अक्षित ने ब्रेकफास्ट कर लिया और बच्चों को देखकर कहा, चलें बच्चों। उसके बाद अक्षित ने अक्षत और अविका को गोद में उठाया और विला से बाहर चला गया। अक्षत और अविका को लेकर स्कूल चला गया। अक्षत अविका को क्लासरूम में बिठाकर अक्षित ने कहा, तुम्हारे मामू तुम्हें जल्दी लेने आएंगे। रोना मत, किसी को परेशान मत करना, क्योंकि तुम तो चैंपियन और प्रिंसेस हो, और प्रिंसेस और चैंपियन रोते नहीं है ना? ना ही किसी को परेशान करते हैं। अक्षत ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन चैंपियन मुंह जरूर बनाते हैं। मामू को जल्दी भेज देना, वरना कल स्कूल नहीं आऊंगा। अक्षित को अक्षत की बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन अक्षत ने अपनी हंसी को रोक लिया। अविका हमारी बहुत मासूम है। अक्षित ने बच्चों को देखा था, उसी दिन उसने हारिका को माफ कर दिया था। अक्षित और हारिका के बीच कितनी भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अक्षित हारिका पर गर्व फील करता था, क्योंकि उसने बच्चों को जन्म दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी अक्षत और अविका को अबॉर्ट नहीं करवाया। हारिका चाहती तो बच्चे अबॉर्ट करवा कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अक्षित का इंतजार किया। अक्षित के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक छोटी सी आस के साथ उसने अक्षित का इंतजार करती रही। तभी क्लासरूम में टीचर आ गए। टीचर ने अक्षत और अविका को अपने पास बुलाया और पूछा, आपका नाम क्या है? अक्षर ने कहा, मेरा नाम अक्षित है। अविका ने कहा, मेरा नाम अविका अक्षित है। टीचर को नाम समझ में नहीं आया तो टीचर ने फिर पूछा, तुम्हारे दो नाम है? अक्षत ने कहा, नहीं, अक्षत मेरा नाम है और अक्षित मेरा सरनेम है। अक्षत और अविका की बात सुनकर अक्षित इमोशनल हो गया और टीचर की तरफ देखकर एक स्माइल पास की और चला गया। अक्षित गाड़ी में बैठा और अपने फोन में अक्षत और अविका की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेक किए तो उसमें उनके पूरे नाम अक्षित और अविका अक्षित लिखा हुआ था। अक्षित के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई है। मुस्कुराहट हारिका ने ही छीनी थी और वापस भी हारिका ही कर रही थी। अक्षित सीधा अपने ऑफिस पहुंचा और उसने अपने केबिन में सेरा को बुलाया। सेरा ने आते ही कहा, सर आप पर अटैक रघुनाथ खन्ना ने करवाया था। रघुनाथ खन्ना ने करवाया था और वो हारिका मैम को मारना चाहता है। अक्षित ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रघुनाथ खन्ना करण खन्ना की मौत का बदला हारिका से लेना चाहते हैं। सेरा ने हाँ कहा। अक्षित ने कहा, सेरा रघुनाथ खन्ना के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। जी सर, इतना कहकर सेरा केबिन से चला गया। पूरा दिन काम करने के बाद अक्षित ऑफिस से निकल गया। अक्षित सीधा एआर इंडस्ट्री पहुंच गया। अक्षित हारिका के केबिन में गया, जहां हारिका बच्चों के साथ खेल रही थी। अक्षित को देखकर बच्चे नीचे उतरकर
अक्षित की गोद में चढ़ गए। अक्षित ने बच्चों को बहुत सारा प्यार किया, लेकिन अक्षित के दिमाग में रघुनाथ खन्ना घूम रहा था। अक्षित ने एक नजर राधिका को देखा, जो अक्षित और बच्चों को ही देख रही थी। अक्षित ने मन ही मन खुद से कहा, इस बार नहीं रघुनाथ खन्ना, तो मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं आरिका से बहुत वक्त से दूर रह चुका हूँ। अब एक दिन आरिका से दूर रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अक्षित अपने ही ख्यालों में था कि रुद्र भी आरिका के केबिन में आया और रुद्र के पीछे सालू भी थी। अक्षित ने सालू को देखकर पूछा, क्या तुमने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया? सालू ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, मैं तो बच्चों से मिलने आई थी। थोड़ी देर बात करने के बाद चारों ऑफिस से निकल गए। रुद्र ने कहा, बहुत रात हो गई है, डिनर बाहर कर लेते हैं। वह चारों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए चारों बहुत खुश नजर आ रहे थे। चारों की जिंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी। अक्षित जानता था कि रघुनाथ उन्हें चैन से नहीं जीने देगा। डिनर करने के बाद चारों घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के सामने फिर से कुछ गाड़ियां आकर रुक गईं। उन गाड़ियों को देखकर हारिका ने गुस्से में कहा, आखिर ये रंगा चाहता क्या है? अक्षित ने कहा, अब तो इनका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, वरना ये तो हमें हर रोज सड़क पर ही रोक कर खड़े हो जाएंगे। अक्षित गाड़ी से उतर गया। रुद्र जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वह भी गाड़ी से उतर गया और देखते ही देखते अक्षित और रुद्र दोनों फाइट करना शुरू कर दिए। अक्षित रुद्र ने एक एक करके उन लड़कों को पटक पटक कर बहुत मारा। तभी अक्षित ने एक आदमी को पकड़ लिया, जिसकी उम्र 36 साल की थी। उस आदमी को देखकर और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अक्षित ने उसे गुस्से में एक पंच मारा और मारकर कहा, रंगा, अब तो खुद करने आ गया। रंगा की राइटिंग स्किल काफी अच्छी थी। उसने भी अक्षित को मारकर कहा, तुझे जान से मारने की सुपारी ली है, तुझे तो जान से ही मारकर रहूंगा। अक्षित ने रंगा को मारकर कहा, किसने दी है मेरे नाम की सुपारी? खन्ना ने। रंगा ने भी अक्षित के हाथों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए कहा, नहीं, प्रियंका ने। यह सुनते ही अक्षित को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने गुस्से में रंगा को दूर झटक दिया। अक्षित काफी देर तक रंगा से लड़ता रहा। रंगा को जब लगा कि वह अक्षित को हरा नहीं पाएगा, तो रंगा ने मौका मिलते ही अपनी पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल देखकर रुद्र और अक्षित दोनों ही रुक गए और रंगा ने अक्षित को पॉइंट करके कहा, तू अपने आप को बहुत बड़ा लॉयर समझता है। तूने ही निहारिका का केस लिया था। तेरी वजह से निहारिका मर गई, वरना हम तो निहारिका के साथ मजे करते। यह सुनते ही रुद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फुर्ती के साथ रंगा के हाथ पर अपना पैर मार दिया, जिससे पिस्तौल नीचे गिर गई और रुद्र ने रंगा को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। रुद्र को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने रंगा को मारने का एक भी मौका नहीं जाने दिया और खुद उसे मारता ही रहा। रुद्र का गुस्सा देखकर रंगा के साथ आए आदमी डरकर सब पीछे हट गए, लेकिन रुद्र का गुस्सा कम नहीं हुआ। रुद्र तो रंगा को मारता ही रहा। रुद्र का गुस्सा देखकर एक सेकंड के लिए अक्षित भी हैरान हो गया था। अक्षित ने रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र ने अक्षित का हाथ झटकते हुए कहा, इसकी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम आया भी कैसे? ये मेरी बहन के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन मैं इसे इस लायक कर दूंगा कि कभी किसी के साथ मजे नहीं ले पाएगा। रुद्र ने फिर से रंगा को मारना शुरू कर दिया। रुद्र ने मार मार कर रंगा को अधमरा कर दिया था। अक्षित ने रुद्र को पीछे पकड़ लिया और इस बात का फायदा रंगा के आदमी ने उठाया और वह जल्दी से रंगा को उठाकर वहां से भाग गए। रुद्र ने अक्षित को धक्का देते हुए कहा, क्यों रोका मुझे? आज ही रंगा को मार देता। अब तक सालू और आरिका भी गाड़ी से बाहर आ गए थे। सालू को रुद्र से डर लग रहा था। सालू ये नहीं जानती थी कि रुद्र के गुस्से की दवा वह खुद है। अक्षित ने जैसे तैसे रुद्र को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में अक्षित ने गाड़ी सिन्हा बिला के बाहर रोक दी। रुद्र अब भी गुस्से में था। अक्षित ने रुद्र से कहा, रुद्र, घर आ गया है। रुद्र गुस्से में गाड़ी से बाहर निकल गया और जोर से गाड़ी का डोर बंद करके विला के अंदर चला गया। अक्षित ने फ्रंट मिरर से देखकर सालू से कहा, सालू जाओ, रुद्र को तुम्हारी जरूरत है। सालू भी डरते हुए गाड़ी से उतर गई, लेकिन सालू को नहीं पता था कि रुद्र को कैसे संभालेगी। सालू डरते हुए कमरे में पहुंची तो रुद्र ने अपने कमरे की हालत खराब कर ली थी। कमरे में रखी हुई कांच की हर चीज टूटी हुई पड़ी थी। सालू ने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही पहला कदम रखने के लिए पैर उठाया, रुद्र ने सालू को रोकते हुए कहा, सालू रुक जाओ। सालू रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर रुक गई। सालू कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन सालू की हल्की सी आंखें नम हो गईं। रुद्र थोड़ा गुस्से में बोला, सालू जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सालू ने धीरे से कहा, रुद्र प्लीज शांत हो जाओ। सालू ने कमरे में आने के लिए फिर अपना पैर उठाया तो रुद्र उसके पास आया और दांत पीसते हुए बोला,
सालू, यहाँ हर तरफ कांच बिखरा हुआ है और तुमने स्लीपर भी नहीं पहनी है। चली जाओ यहाँ से। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सालू की आंखों में आए आंसू बह गए। सालू ने रुंधे हुए गले से कहा, आपको अकेला छोड़ दूं? आपको दर्द में अकेला छोड़ दूं? जैसे आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं आपकी जैसी कठोर नहीं हूँ कि आपकी ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चली जाऊं। रुद्र समझ गया था कि सालू ने अपनी बात तो कही थी, साथ में उसे टोंट भी मारा था। रुद्र थोड़ा गुस्से में बोला, तो क्या करोगी? क्या करोगी? तो मेरा दर्द कम कर सकती हो? नहीं कर सकती ना? तो जाओ यहाँ से। बरंगा मेरी मरी हुई बहन के बारे में बकवास कर रहा था और अक्षित ने मुझे रोक लिया, नहीं तो आज उसकी हड्डी तोड़ देता। अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। तो मेरा दर्द कम नहीं कर सकती, जैसे मैं तुम्हारा दर्द कम नहीं कर सकता। सालू ने हिम्मत करके रुद्र का कॉलर को पकड़ा और पंजे के बल खड़े होकर रुद्र के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगी। रुद्र हैरान हो गया, सालू खुद से पहल कैसे कर रही है? यह बात तो तय थी कि अगर यह सिचुएशन नहीं होती तो सालू कभी पास नहीं आती। सालू से संभालना चाहती थी, इसलिए पहल कर रही थी। एक किस के बाद सालू थोड़ा दूर होकर रुद्र के माथे से माथा लगाकर बोली, अब आप कीजिए। रुद्र ने अपने हाथ सालू की कमर पर लपेट कर कहा, एक किस पर नहीं रुकूंगा, तुम्हें हर्ट कर दूंगा। सालू ने कहा, जितना हर्ट तुम मुझे पहले कर चुके हो उससे ज्यादा तो नहीं करोगे। ये सुनते ही रुद्र ने सालू को किस करने लगा। किस के बाद रुद्र सालू को गोद में उठा लिया और दूसरे कमरे में ले गया। रुद्र ने सालू को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर उसके माथे पर किस करके बोला, सालू, अगर तुम मुझ पर तरस खा रही हो तो मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से अपना लो। सालू ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। सालू ने आंख नहीं खोली और रुद्र के कॉलर पर हाथ कसते हुए कहा, मैं आपके ऊपर तरस नहीं खा रही हूँ, खुद पर खा रही हूँ। अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। रुद्र का गुस्सा तो सालू के किस करने से ही गायब हो गया था। रुद्र ने सालू के ऊपर थोड़ा सा झुका और अपनी गर्म सांसें सालू के होठों पर छोड़ दी। सालू ने अपनी आंखें नहीं खोली और अपना सलाइवा गटक लिया। रुद्र ने फिर से सालू के होठों पर अपने होठ रख दिए। देखते ही देखते दोनों अपने प्यार की दुनिया में चले गए। अगली सुबह रुद्र की आंख खुली तो सालू रुद्र के सीने से लगी सो रही थी। रुद्र ने सालू के बालों को चूम लिया। थोड़ी देर बाद सालू की भी आंख खुली तो उसने देखा रुद्र उसे ही देख रहा है। सालू की आंखों में रात की बातें घूमने लगी। सालू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सालू ने बेड पर नजर घुमाई तो वहां पर ना रुद्र के कपड़े थे और ना सालू के। सब जमीन पर पड़े हुए थे। सालू ने थोड़ी सी चादर खींची जिससे उसे लपेट कर वह बाथरूम जा सके, तो रुद्र ने भी चादर कसकर पकड़ी हुई थी। सालू बोली, रुद्र प्लीज चादर छोड़िए ना, मुझे बाथरूम जाना है। रुद्र सालू की एक्टिंग करते हुए बोला, सालू प्लीज चादर छोड़ दो, मुझे बाथरूम जाना है। सालू इरिटेट हो गई। सालू बोली, रुद्र प्लीज छोड़ दीजिए ना। रुद्र बेड से उतर गया और सालू को गोद में उठाकर बोला, चलो साथ में चलते हैं, पानी बचाते हैं। सालू तो शर्म के मारे रुद्र के सीने से लगी हुई थी और सालू को ऐसा करते देख रुद्र के चेहरे की मुस्कान बड़ी होती जा रही थी। 2 घंटे बाद दोनों ही शावर लेकर तैयार हो गए। सालू सालू ने नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगाकर रुद्र को सर्व कर रही थी। नाश्ता सर्व करते हुए कहा, रुद्र आज ऑफिस नहीं जाएंगे? रुद्र ने कहा, नहीं, कल मेरी सौगात थी तो मैं बहुत थक गया हूँ। रुद्र के ऐसा बोलने पर सालू को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन उसने रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रुद्र ने सालू को अपनी गोद में बैठा लिया और अपना चेहरा सालू के कंधे पर रखते हुए रुद्र ने कहा, सालू, कल मुझ पर बहुत प्यार आ रहा था और अब शर्म आ रही है। सालू ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने फिर पूछा, सालू बताओ ना, क्या सच में मेरे बिना रहा नहीं जाता? मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। सालू ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। रुद्र ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तब ऐसे ही बोल दिया था या अब ऐसे ही बोल रही हो? सालू ने अपनी सफाई देते हुए बोली, मैं आपको संभाल रही थी इसलिए बोल दिया। आपको मेरी जरूरत थी तो मैंने आपका दिल रखने के लिए बोल दिया। रुद्र ने अपना गाल सालू के गाल पर रब करते हुए कहा, जरूरत तो मुझे अभी है तो अभी बोल दो। रुद्र ने कहा, भाई जो कल रात बोला था कि मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती, बोल दो सालू, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। सालू ने हल्का सा पलट कर रुद्र को गले लगा लिया और धीरे से कान में कहा, तो करते रहिए परेशान। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्र ने कहा, तो ठीक है, नाश्ता कर लो, फिर बताता हूँ कि रुद्र परेशान करता है तो क्या होता है। रुद्र की बात सुनकर सालू शर्मा गई और उसने फिर से रुद्र को कसकर गले लगा लिया। दूसरी तरफ अथर्व की शादी की तैयारी चल रही थी।
अक्षित और हारिका ने गौरी को विदा करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए गौरी, समर और विशाखा तीनों ही अक्षित के विला शिफ्ट हो गए थे। गौरी जब हारिका से मिली तो उसे गले लगा लिया। गौरी ने कहा, अगर मैं इज्जत के साथ अतर्व से शादी कर रही हूँ तो यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम अगर मुझे प्रियंका के गंदे इरादों से नहीं बचाती तो आज मैं और अतर्व शादी नहीं कर रहे होते। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। अक्षित ने गौरी के सर पर हाथ रखकर बोला, ऐसा नहीं कहते बेटू, इसे एहसान नहीं कहते, इसे तो फर्ज कहते हैं। और मैं हारिका पर गर्व करता हूँ कि उसने तुम्हें बचाना ज्यादा जरूरी समझा। अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। गौरी अपने कमरे में चली गई। अक्षित ने हारिका को देखकर कहा, थैंक यू। हारिका ने कहा, थैंक यू किस लिए? अक्षित ने हारिका के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसे हल्का सा दबाकर कहा, पता नहीं, लेकिन फिर भी थैंक यू। इतना कहकर अक्षित वहां से चला गया। हारिका अक्षित को जाते हुए देख रही थी। अक्षित हारिका के बीच दूरी खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते थे। गौरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग गौरी पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। अथर्व ने गौरी को अपने पास आते देखा तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। अथर्व ने गौरी के लिए बहुत ही इंतजार किया था और आज उसे उसका इंतजार का फल मिल रहा था। देर से ही सही, लेकिन गौरी अथर्व की जिंदगी में आ रही थी। थोड़ी देर में गौरी अथर्व के पास मंडप में बैठी थी और दोनों ही पंडित जी के कहे अनुसार विधि पूर्ण कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों के फेरे हो गए। सब गौरी और अथर्व को ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों की शादी हो गई। अक्षय तारिका ने मिलकर गौरी को विदा कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही ठाकुर निवास पहुंच गए थे। दोनों ही गेट के बाहर खड़े थे। शांति ने ना चाहते हुए भी दोनों की आरती उतार रही थी। बुआ दादी तो गौरी को देखकर मुंह बना रही थी, लेकिन सालू बहुत खुश थी। फाइनली उसके भाई का प्यार उनकी बीवी के रूप में जो मिल गया था। वैसे भी जब रुद्र ने सालू को धोखा दिया था तब गौरी ने ही सालू को संभाला था। पूरे रीति रिवाज के साथ गौरी को सालू अंदर ले आई। अथर्व बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वह अंदर कमरे में चला गया था। अथर्व अपने कमरे में जब कदम रखा तो पूरा कमरा डेकोरेट था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अथर्व ने खुद से कहा, अब कहाँ जाएगी गौरी, आना तो उसे मेरी बाहों में ही है। अब देखता हूँ कितना शर्माती है। शांति ने गौरी से थोड़ी रस्में करवाई और उसके बाद बोली, गौरी तुम भी थक गई होगी, आराम कर लो। सालू इसे अथर्व के कमरे तक छोड़ाओ। सालू गौरी को लेकर अथर्व के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन दादी बुआ ने सालू को रोककर कहा, शांति ये क्या कर रही हो? आज की रात ये अथर्व के कमरे में कैसे रह सकती है? नई दुल्हन तो एक रात पूजा घर में रहती है। पूजा घर में रहने के बाद ही अगले दिन वह अपने पति के साथ रह सकती है। शांति बेशक गौरी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह दिल से चाहती थी कि अथर्व और गौरी साथ में खुश रहें। शांति ने कहा, बुआ क्या बात कर रही हो? आजकल कौन ऐसी रस्में निभाता है? ये तो आपके जमाने में हुआ करता था, आजकल कोई नहीं करता। जाने दो, गौरी भी बहुत थक गई है। बुआ दादी ताना कसते हुए बोली, हाँ हाँ, अब तू मेरी बात क्यों मानेगी? सगी सास होती तो मानती ना। मैं तो यहाँ मजबूरी में रह रही हूँ, इसलिए मेरी बात मानना तो दूर, मेरी कोई सुनता भी नहीं है। जो करना है कर लो, मुझे क्या। सालू बुआ दादी की बात सुनकर बोली, दादी बस कीजिए ना, ऐसी कोई रस्म नहीं होती, और होती भी है तो मैंने कभी नहीं देखी। जानबूझकर अथर्व भैया और गौरी भाभी की जिंदगी में टांग मत अड़ाइए। बुआ दादी सालू की बात का जवाब देते हुए बोली, बड़े जो कहते हैं वह बात सुन लेनी चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, नई नवेली दुल्हन को एक रात मंदिर में ही सोती है, उसके बाद ही अपने पति के कमरे में जाती है। लेकिन आजकल के ये बच्चे ये बात नहीं समझते। सालू कुछ बोलती उससे पहले ही शांति ने सालू को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, सालू तुम चुप हो जाओ, बड़ों के बीच नहीं बोलते। अगर बुआ कह रही हैं कि गौरी मंदिर में रहेगी तो मंदिर में ही रहेगी। तुम जाकर अथर्व से कह दो, बस हो जाएगा। सालू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह फिलहाल उन दोनों से बहस नहीं करना चाहती थी। सालू ने भी सोचा, कोई बात नहीं, भैया की अब शादी हो गई है, आज नहीं तो कल वे अपना टाइम एंजॉय कर लेंगे। गौरी कुछ बोल नहीं रही थी, वह बस सबकी बातें सुन रही थी। बुआ दादी गौरी की तरफ देखकर बोली, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। शांति एक बार अपनी बहू से भी पूछ ले, ऐसा ना हो कल को तेरी बहू अथर्व को सिखा दे और अथर्व हम दोनों से लड़े। गौरी बोली, नहीं बुआ दादी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। बुआ दादी ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जाओ वहां जाकर सो जाओ। गौरी चुपचाप अपना भारी भरकम लहंगा लेकर मंदिर की तरफ जाने लगी तो शांति ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, गौरी तुम कपड़े तो चेंज कर लो। बुआ दादी ने कहा, नहीं, कपड़े चेंज नहीं करेगी,
आज इसको ऐसे ही सोना है। गौरी बोली, कोई बात नहीं, ऐसे ही सो जाऊंगी। मैं भी चुपचाप मंदिर में जाकर जमीन पर लेट गई। सालू को ये सब अजीब सा ट्रेडिशनल पर गुस्सा आ रहा था। सालू ने पैर पटकते हुए कहा, मॉम मैं भी सोने जा रही हूँ, कल मुझे रुद्र लेने आ जाएंगे। सालू सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, फिर कुछ सोचकर वापस गौरी के पास गई। सालू ने गौरी को देखकर कहा, भाभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कह देना, अब ये आपका ही घर है। आप इस घर को अपना ही समझ कर रहना। दादी थोड़ी ऐसी ही हैं, थोड़ा बहुत बोल देती हैं, इनकी बातों को इग्नोर कर देना। इग्नोर नहीं कर सकती तो जैसे मैं जवाब देती हूँ वैसे जवाब दे देना। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, सालू बड़ों को जवाब नहीं देते। सालू बोली, सच कहती हूँ भाभी, आप बिल्कुल अक्षित भैया जैसी हो। अक्षित भैया भी बुआ दादी को कभी जवाब नहीं देते थे। गौरी बोली, सालू मेरा एक काम करोगी? अथर्व ऊपर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें जाकर बता दें कि आज रात में यहीं सोऊंगी। सालू थोड़ा हंसते हुए बोली, भाभी बता तो दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि भैया रिएक्ट ना करने लगे। गौरी ने कहा, सालू तुम अच्छे से समझा देना, वैसे भी अब तो परमानेंट यही रहूंगी। अब तो मैं और अथर्व कभी भी टाइम स्पेंड कर लेंगे। तुम्हें कैसे भी करके अथर्व को समझा देना। सालू ने हाँ में गर्दन हिलाई और गौरी के पास से उठकर बोली, ठीक है भाभी, बोल दूंगी, आप भी सो जाओ। वैसे भी कल से तो आप भैया के पास ही होंगी। दूसरी तरफ अथर्व ने कपड़े चेंज कर लिए थे और गौरी का इंतजार कर रहा था, लेकिन गौरी अब तक कमरे में नहीं आई। अथर्व बड़ी बेसब्री से गौरी का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन गौरी अब तक कमरे में नहीं आई थी। अथर्व को अब टेंशन होने लगी और गुस्सा भी आने लगा। अथर्व अपने कमरे का गेट खोलकर कॉरिडोर तक आया कि सालू कमरे की तरफ आती हुई दिखाई दी। सालू ने अथर्व को देखा तो उसके पास जाकर बोली, भैया किसी रस्म के अनुसार गौरी भाभी आज मंदिर में सोएंगी। अथर्व ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, ये कौन सी रस्म का जन्म हुआ है? आज से पहले तो मैं ऐसी कोई रस्म के बारे में इस घर में नहीं सुना। सालू ने थोड़ा सा हंसकर कहा, आज से पहले आपकी शादी भी तो नहीं हुई थी। अथर्व ने एक आईब्रो ऊपर उठाकर कहा, रुद्र कल तुम्हें लेने आ रहा है ना? मैं उसे फोन करके कह दूंगा, अभी वह 2 दिन और ना आए। सालू ने कहा, अच्छा भाई, मैं मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दो। अथर्व ने कहा, अब आई ना लाइन पर, अब बता क्या दिक्कत है। सालू ने अथर्व को नीचे जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बता दिया। अथर्व बड़े ध्यान से सालू की बात सुन रहा था और उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। अथर्व ने थोड़े गुस्से में कहा, बुआ दादी को बताना पड़ेगा, ये तो अब हर काम में टांग अड़ाने लगी हैं। सालू ने कहा, जाने दीजिए ना भाई, एक दिन की तो बात है, जैसे बुआ दादी कहती हैं वैसा कर लेते हैं। और वैसे भी कहाँ तो आपकी और गौरी भाभी की शादी भी नहीं हो रही थी, कम से कम आप दोनों की शादी तो हो गई। अथर्व सालू की बातें समझ रहा था। सालू सच तो कह रही थी। अथर्व ने 3 साल तक इंतजार किया था, तो एक दिन और कर ही सकता था। अथर्व ने कहा, अच्छा तुम भी जाकर सो जाओ, रुद्र का मैसेज आया था कि वह कल तुझे लेने आएगा। सालू अथर्व को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गई। अथर्व भी अपने कमरे में वापस आकर बेड पर लेट गया। विक्रम का मेंशन। विक्रम रीना के पीछे पीछे घूम रहा था और रीना अपना पल्लू कमर में फंसाकर किचन में काम कर रही थी। विक्रम ने कहा, माँ कर लो ना बात, क्यों परेशान कर रही हो? रीना ने कहा, मैं क्यों बात करूं, सबके बेटों की शादी हो रही है और एक तू है, कुछ साल पहले जहाँ खड़ा था अभी वही खड़ा हुआ है। शांति दीदी अथर्व की शादी गौरी से नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दी। अथर्व की खुशी के लिए उन्होंने गौरी को अपना लिया। एक मैं हूँ जो कब से तुझे कह रही हूँ कि विशाखा से बात कर ले, लेकिन तू मुझे हर बार टाल देता है। विक्रम ने कहा, माँ मैं विशाखा को कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन वही हर बार मेरी बात को टाल देती है। अब उसके माँ बाप तो है नहीं, उसे जाकर सीधा बात कर लूँ। अब आप ही बताओ क्या करूँ? मैं भी विशाखा से शादी करना चाहता हूँ। माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, आप ही विशाखा से बात कर लीजिए, क्या पता आपकी बात मान जाए। मेरी बात तो मानती नहीं है, मुझे तो देखती है तो खाने को दौड़ती है, जैसे मैं विक्रम मोदक ना हो गया, गोलगप्पे हो गया। रीना ने कहा, यही सोच रही हूँ, तेरे पापा के साथ जाकर मैं विशाखा से उसका हाथ मांग लेती हूँ। बड़ी बड़ी बातें कहता था मुझे, माँ मेरे पीछे वह लड़की पागल है, ये लड़की पागल है, लेकिन एक सीधी सादी विशाखा तुझसे पटाई नहीं गई। बहुत बात करने के बाद विक्रम और रीना ने डिसाइड किया कि अब रीना ही विशाखा से बात करेगी। ठाकुर इंडस्ट्री। अक्षित अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था, तभी सेरा अक्षित के केबिन में आया। सेरा ने कहा, सर मैंने खन्ना के साथ मीटिंग फिक्स करने की बहुत कोशिश की थी,
लेकिन खन्ना ने मना करते हुए कहा कि उन्हें अक्षित से नहीं मिलना। मेरे काफी कोशिश करने के बाद फाइनली रघुनाथ खन्ना ने कहा कि आज उनकी पोती का बर्थडे है, तो आप और भाभी जाकर वहीं उनसे बात कर लें। अक्षित ने कहा, रघुनाथ खन्ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, सीधा साधा बात नहीं करेंगे, बातों को घुमा फिरा कर मेरे सामने रखेंगे। पर कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें पार्टी में जाकर धमकी देकर आऊंगा कि वह मेरी आरिका से दूर रहें। अक्षित ने अपना फोन लिया और आरिका को मैसेज भेज दिया। अक्षित जब शाम को अपने घर आ गया तो आरिका ने एक लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। आरिका ने अक्षत को भी सेम कलर के कपड़े पहनाए थे, जिसमें वह बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट लग रहा था। आरिका ने अबिका को डार्क ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनाई थी, जिसमें वह बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। अक्षित ने अक्षत को देखा तो कहा, अक्षत को कपड़े मैं पहना देता, वह मेरी मैचिंग के कपड़े पहन लेता। तुमने तो अपनी मैचिंग के कपड़े पहना दिए। आरका ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्यों, यह क्या सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं है? हमेशा तुम्हारे मैचिंग के कपड़े नहीं पहनेगा, मेरे मैचिंग के भी पहनेगा, ताकि सबको पता चले कि मेरा बेटा है। अक्षित आरिका बहस कर रहे थे और अक्षत अबिका उन्हें खुश होकर देख रहे थे। अक्षत ने अपनी थोड़ी तोतली आवाज में कहा, आप दोनों बड़े होकर लड़ रहे हो, गंदी बात होती है। टीचर कहते हैं लड़ाई लड़ाई गंदी बात होती है। आरका ने कहा, देखो लाइफलाइन, मेरा बेटा तुमसे भी ज्यादा समझदार है। अक्षित बाथरूम में जाता हुआ बोला, तैयार होकर आता हूँ, फिर देखता हूँ तुम माँ बेटे को। थोड़ी देर बाद अक्षित ने भी एक ब्लैक कलर का सूट पहनकर बाहर आ गया। अक्षित आरिका की तरफ देखकर कहने लगा, आज हम खन्ना मेंशन जा रहे हैं, मुझे रघुनाथ खन्ना से कुछ बात करनी है। पता नहीं क्यों अक्षित की बात सुनकर आरिका का दिल घबराने लगा था। आरिका ने कहा, क्या जाना जरूरी है? अक्षित ने कहा, कब तक अपने डर से भागोगी? कभी ना कभी तो हमें उनका सामना करना ही होगा। अब उनका सामना करने का समय आ गया है। रघुनाथ खन्ना ने छुपकर बहुत बार कर लिए, अब मैं सीधा सीधा सामने से उन्हें धमकी देकर आऊंगा। मैं डर डर कर नहीं जी सकता। मुझे तुम्हारे साथ अपनी एक खुशहाल जिंदगी जीनी है, ना कि इस डर में रहूं कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। हारिका, मैं 3 साल तक बहुत सह लिया, अब मैं सहना नहीं चाहता हूँ। अक्षित आरिका बिला से बाहर आ गए। अक्षित ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आरिका अक्षित के पास में बैठ गई। अक्षत अबिका पीछे की सीट पर बैठ गए थे। अक्षित ने ड्राइव करना शुरू किया। करीब 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद अक्षित ने गाड़ी खन्ना मेंशन के बाहर रोक दी। खन्ना मेंशन बहुत बड़ा था, इंडिया के टॉप 2 बिजनेसमैन में उनका नाम आता था। मेंशन को देखकर ही लग रहा था कि खन्ना परिवार कितनी पावरफुल हस्ती है। अक्षित आरिका को लेकर पार्टी हॉल में चला गया। आरिका का दिल आज बहुत ज्यादा डर रहा था। आरिका को लग रहा था कि आज पार्टी में कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन आरिका चाह कर भी अक्षित को रोक नहीं पा रही थी। अक्षित सीधा जाकर रघुनाथ खन्ना के सामने खड़ा हो गया। रघुनाथ खन्ना ने कहा, आओ अक्षित, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे मैनेजर ने बताया था कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो कहो क्या कहना है। अक्षित ने कहा, आप बहुत बड़े हैं और बहुत पावरफुल भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। रघुनाथ खन्ना ने कहा, आज मेरी पोती का जन्मदिन है, केक कट जाने दो और खाना खाकर जाना। इतना कहकर रघुनाथ खन्ना अक्षित को इग्नोर करते हुए चले गए। रघुनाथ खन्ना ने अक्षित को इग्नोर कर दिया। ये बात हारिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हारिका का बस चलता तो रघुनाथ खन्ना के सीने में गोली उतार देती, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अब उसके साथ एक परिवार जुड़ा हुआ था। हारिका अक्षित के पास आई और उसकी बाजू हल्का सा रब करते हुए बोली, इट्स ओके अक्षित, बाद में बात कर लेना। वैसे भी इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, कुछ कहना ठीक नहीं है। अक्षित ने अपना हाथ हारिका के हाथ पर रखा और पलकें झपका दी, जैसे कह रहा हो, ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। धीरे धीरे पार्टी में और भी मेहमान आने लगे, जिसमें कुछ फिल्म स्टार थे, कुछ डायरेक्टर, कुछ राजनेता। वह काफी हाई प्रोफाइल पार्टी थी। अक्षित हारिका ने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया। हारिका ने बस एक आइसक्रीम अक्षत और अविका को खिला दी थी। दोनों ही एक गोल टेबल पर बैठे हुए थे और पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अक्षित टेबल पर रखी एक बोतल को बार बार घुमा रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। हारिका कहीं ना कहीं अक्षित की बेचैनी समझती थी। जो बात अक्षित को बेचैन कर रही थी, वह बात हारिका को उसके पापा नीरव सिन्हा ने बहुत पहले ही बता दी थी। रघुनाथ खन्ना की पोती ने केक कट किया और फिर थोड़ा बहुत डांस किया। सैंपियन हवा में उछाली गई। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारे मेहमान जा चुके थे, कुछ मेहमान आ भी रहे थे। अक्षित हारिका को करीब 3 घंटे से ज्यादा हो गया था
इस टेबल पर बैठे हुए। ना हारिका ने कुछ कहा, ना ही अक्षित ने। हारिका ये तो समझ रही थी कि अक्षित इस वक्त गुस्से में है। यह भी एक कारण था कि हारिका अक्षित से कुछ बोल नहीं रही थी। वह नहीं चाहती थी कि आखिर गुस्से में पार्टी में वह कोई हंगामा कर दे। धीरे धीरे पार्टी खत्म होने लगी और अक्षत और रविका हारिका की गोद में ही सो गए। अब बहुत कम मेहमान रह गए थे, जो शायद खन्ना परिवार के रिश्तेदार ही थे। अक्षित हारिका अभी भी चेयर पर ही बैठे थे। तभी वहां रघुनाथ खन्ना आकर बैठ गए। जैसे ही रघुनाथ खन्ना आए, अक्षित जो बोतल को घुमा रहा था, उसने वह बोतल रोक दी। रघुनाथ खन्ना के बिल्कुल पीछे सौरभ खन्ना खड़ा था, जो रघुनाथ खन्ना का बड़ा बेटा था। सौरभ ने हारिका की गोद में सोए हुए अक्षत और रविका को देखा, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रघुनाथ खन्ना अक्षित को देखकर बोले, कहो अक्षित, तुम्हें मुझसे क्या काम था? अक्षित गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही हारिका ने अक्षित का हाथ पकड़कर दबा दिया। जैसे कहना चाहती हो, प्लीज गुस्से में मत कहिए, शांत होकर बात कीजिए। अक्षित ने हारिका की तरफ देखकर पलकें झपका दी और कहा, रघुनाथ खन्ना जी, मैं और हारिका अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा पीछा छोड़ दीजिए। मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन आप हारिका के पीछे पड़े हुए हैं। रघुनाथ खन्ना ने कहा, अगर कोई तुम्हारे बेटे की जान ले ले तो तुम क्या करोगे? अक्षित को गुस्सा आ गया और उसने दांत पीसकर कहा, मैं उसे जान से मार दूंगा। रघुनाथ खन्ना ने बड़े आराम से कहा, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हारिका ने करण खन्ना को मारा। अब हारिका की जान जानी तो निश्चित है। चाहूं तो इसे अभी के अभी गोली मार दूं और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन रिश्तेदारों में मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। अक्षित ने रघुनाथ को जवाब देते हुए कहा, अगर मेरा बेटा किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा तो उसे मैं खुद ही मार दूंगा, लेकिन यह हिम्मत सिर्फ मुझ में है, आप में नहीं। आप तो अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालते हैं। इतना कहकर अक्षित ने एक नज़र सौरभ को देखा। सौरभ की नज़र अक्षित से मिली तो सौरभ ने अपनी नज़र झुका ली। खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हारे पुराने जख्म अब तक नहीं भरे। कुछ जख्म कभी नहीं भरते रघुनाथ खन्ना, अक्षित ने जवाब देते हुए कहा। खन्ना ने फिर कहा, तुम्हारा बेटा सोते हुए बहुत प्यारा लगता है। ये अगर हमेशा के लिए सो जाए तो कैसा लगेगा? अक्षित ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और रघुनाथ खन्ना की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मेरे परिवार को हाथ भी लगाया तो खन्ना परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यकीन नहीं आया तो हाथ लगाकर देख लेना। अक्षित किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर मेरे परिवार पर हल्की सी भी खरोच आई तो खन्ना मेंशन में चिताएं जल जाएंगी। सोए हुए शेर को उठाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएंगे आप। रघुनाथ ने भी गुस्से में कहा, अक्षित तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे? मैं जो चाहता हूँ वह करता हूँ, और अगर मैंने सोच लिया है कि आरिका को मरना है तो आरिका को मार कर ही रहूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अक्षित ने कहा, अगर बुढ़ापे में अपने जवान बेटे को कंधा नहीं देना चाहते तो आरिका को हाथ भी मत लगाना। रघुनाथ खन्ना ने एक इविल भरी मुस्कान के साथ कहा, एक नाजायज औलाद मुझे धमकी दे रही है। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम रघुनाथ खन्ना के सामने खड़े भी हो सको? नाजायज शब्द को सुनकर अक्षित कभी नहीं सुनना चाहता था। आज अक्षित ने वही शब्द सुना। अक्षित का गुस्सा बढ़ गया। उसने सौरभ को देखकर सुलगती हुई आंखों से कहा, नाजायज औलाद पैदा होती है जब आदमी को उस लड़की से शादी करने की औकात ही ना हो। किसी नालायक औलाद को अपना शौक पूरा करने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। जब नाजायज औलाद पैदा होती है, वह क्या है ना मिस्टर रघुनाथ, कुछ आदमी पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वे अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, तो सिर्फ पैसा, और वह बच्चा उस पैसे को इस्तेमाल करके लड़कियों की जिंदगी तबाह करता रहता है। लेकिन कर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है। आपके घर के बेटे दूसरे के घर की बेटियों की इज्जत के साथ खेलते हैं। बेटियां तो आपके घर में भी हैं, इज्जत के साथ तो उनकी भी खेला जा सकता है। अक्षित की बात सुनकर रघुनाथ को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में खड़ा होकर अक्षित को पॉइंट करके बोला, अक्षित अपनी औकात में रहो। हमारे घर की बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो रघुनाथ खन्ना उसकी आंख निकालकर चील कौओं को खिला देगा। अक्षित भी गुस्से में खड़े होकर बोला, और अगर मेरी आरिका को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं भी उसके हाथ उखाड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। मुझे कम मत समझना। हूं तो मैं आपका ही खून। जितना गुस्सा आपके अंदर है उतना ही गुस्सा मेरे अंदर भी है। सौरभ चुपचाप अपने पिता के पीछे नजरें झुकाए खड़े थे। सौरभ के दिल में एक साथ कई बिजलियां गिर गई थी, लेकिन सौरभ कुछ नहीं कर सकता था। सौरभ ने मन ही मन खुद से कहा, मैंने शिवानी से प्यार किया था, बहुत प्यार किया था। काश मैं तुम्हें दिखा सकता
कि तुम नाजायज औलाद नहीं हो, बल्कि मेरे और शिवानी के प्यार की निशानी हो। काश उस वक्त मैं शिवानी के लिए स्टैंड लिया होता। काश उस वक्त मैं अपने पिता के खिलाफ गया होता, तो आज तुम इतनी बड़ी बात नहीं बोलते। रघुनाथ खन्ना ने कहा, निकलो मेरे घर से और अपनी आरिका को बचाकर रखना। आरिका को इशारा किया और आरिका अक्षत और अविका को लेकर खड़ी हो गई। अक्षित ने कहा, आपके राजमहल में रहने का इरादा भी नहीं है, पर मेरी आरिका से दूर रहना, वरना अपने बच्चों की लाश देखने के लिए तैयार रहना। रिश्तों का लिहाज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अंदर आपके जितना ही है। अक्षित ने अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, मैं शिवानी का बेटा और आपका नाजायज पोता आपको चैलेंज करता हूँ। अगर मेरी आरिका को कुछ भी हुआ तो खन्ना परिवार के अंदर मौत का तांडव होगा। और मेरी धमकी को हवा में मत उड़ाना। आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे परिवार से दूर रहिए। अगर मैं बर्बाद हुआ तो आबाद खन्ना परिवार को भी नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर अक्षित ने आरिका का हाथ पकड़ा और अक्षत को अपनी गोद में लेकर मेंशन से जाने लगा। रघुनाथ भी कुछ पल के लिए अक्षित का गुस्सा देखकर डर गया। सौरभ भी अक्षित को जाते हुए देख रहा था। सौरभ का मन था कि वह अक्षित को गले लगा ले, आरिका को एक बहू मान ले, अक्षत और अबिका को अपने सीने से लगा ले, लेकिन अपने पिता के चलते उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अक्षित ड्राइव कर रहा था और आरिका बराबर में खामोश बैठी थी। अक्षत और अबिका पूरी तरह नींद के आगोश में थे। थोड़ी देर बाद अक्षित ने गाड़ी अपने विला के बाहर रोक दी। अक्षित गाड़ी से उतरा। उसने आरिका की साइड का गेट खोला और अक्षत को गोद में ले लिया। अक्षित ने अक्षत को लेकर विला के अंदर चला गया। बेडरूम में जाकर अक्षित ने अक्षत को बेड पर अच्छे से लिटा दिया और उसके शूज रिमूव कर दिए। अक्षत को ब्लैंकेट से कवर किया और एसी का टेम्परेचर ठीक कर दिया। अक्षित फिर बाथरूम में चला गया। आरिका जब अबिका को लेकर कमरे में आई तो उसने देखा अक्षत सो रहा है और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही है। आरिका समझ गई अक्षित बाथरूम में है। आरिका ने अबिका को भी अक्षत के पास लिटा दिया और 30 मिनट तक अक्षित के बाहर आने का इंतजार करती रही, लेकिन अक्षित बाहर नहीं आया। आरिका को टेंशन हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अक्षित ने फिर से नाजायज शब्द सुना है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर टूट रहा है और मेरे सामने खुद को बिखरते हुए नहीं देखना चाहता। करीब 20 मिनट और वेट करने के बाद आरिका ने बाथरूम का गेट खटखटाते हुए कहा, अक्षित बाहर आओ। आरिका को और ज्यादा टेंशन होने लगी। आरिका ने बाथरूम के गेट के हैंडल को इधर उधर घुमाया तो गेट खुल गया। शायद अक्षित ने ठीक से गेट को लॉक नहीं किया था। आरिका ने अक्षित को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अक्षित ने अब तक अपना सूट नहीं उतारा था, ना ही उसने तो अपना ब्लेजर तक नहीं उतारा था। अक्षित जैसे पार्टी में गया था, वैसे ही आकर साबर के नीचे खड़ा हो गया था। आरिका ने अक्षित को देखा तो भागकर उसके पास गई और अक्षित की बाजू पकड़कर कहा, अक्षित कब से भीग रहे हो, चलो यहाँ से। आरिका ने अपनी पूरी जान लगाकर अक्षित की बाजू पकड़कर उसे खींच रही थी, लेकिन अक्षित अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। आरिका ने कहा, अक्षित जिद मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। 1 घंटे से शॉवर के नीचे खड़े हो, चलो बाहर। अक्षित ने अभी भी कुछ नहीं कहा। अक्षित तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे आरिका की आवाज उसके कानों में जा ही नहीं रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अक्षित के कानों में बार बार रघुनाथ खन्ना की आवाज गूंज रही थी। आरिका ने फिर कहा, अक्षित प्लीज मेरी बात मान लो, बाहर चलो। इस बार अक्षित ने धीरे से कहा, तुम जाओ। अक्षित को ऐसे देखकर आरिका की आंखों से आंसू आने लगे। आरिका ने अक्षित को कसकर गले लगा लिया। आरिका अक्षित की कमर को रब करके बोली, किसी के कुछ भी कह देने से कुछ नहीं होता। तुम मेरे लाइफ लाइन हो, मेरे पापा की नजरों में सबसे खास थे, अथर्व सालू की जान हो। मामी ने कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर तुम्हें कमी होती तो मैं तुम्हारा 3 साल तक इंतजार नहीं करती, तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं देती। अक्षित ने अपनी आंखें अब भी नहीं खोली। अक्षित ने धीरे से कहा, लेकिन हूं तो मैं नाजायज ही। अक्षित के ऐसा कहने से आरिका ने और कसकर अक्षित को गले लगा लिया। आरिका ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ये सब खोखली बातें हैं। इंसान जन्म से महान नहीं होता, कर्म से होता है। खुद को देखो, शहर के टॉप नंबर 1 लायर रह चुके हो और अभी बिजनेस में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अक्षय, तुम टूट नहीं सकते। मैंने तुम्हें कभी भी टूटते हुए नहीं देखा। तुम हमेशा अपनी प्रॉब्लम से लड़े हो। तुम तो तब भी लड़े जब मैंने तुम पर इल्जाम लगाया था, तो अब नहीं लड़ोगे क्या? अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर खन्ना से फाइट करेंगे। रघुनाथ खन्ना यही तो चाहता है कि तुम टूट जाओ। अब अक्षित की आंखों में आंसू गिरने लगे। अक्षित जहाँ खड़ा था धीरे धीरे वहीं बैठने लगा।
आरका भी अक्षित को गले लगाए हुए वहीं बैठ गई। अक्षित ने दर्द भरी आवाज में कहा, जो रघुनाथ करना चाहता है वह हो तो रहा है। टूट रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। मुझे जन्म ही क्यों दिया मेरी माँ ने? मुझे तभी क्यों नहीं मार दिया जब मैं उनके पेट में था? वह जानती थी कि मैं एक नाजायज औलाद हूँ, तो मुझे इस दुनिया में लेकर ही क्यों आई? आरका अक्षित दोनों ही रो रहे थे। आरका अक्षित को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अक्षित का दर्द कम नहीं कर सकती। अक्षित बचपन से ही दर्द के साथ जी रहा है। आरका ने अक्षित का माथा अपने माथे से लगाकर कहा, बस अक्षित, कितना दर्द बर्दाश्त करोगे? यह दर्द किसी का दिया हुआ नहीं है। तुमने खुद ही अपने अंदर इस दर्द को पनपने दिया है। इस दर्द को खत्म कर दो। इस समय तुम्हारी गलती नहीं थी। गलती सौरभ खन्ना की थी। शिवानी माँ ने सौरभ खन्ना पर यकीन किया और सौरभ खन्ना ने शिवानी माँ के यकीन का फायदा उठाया। अक्षित अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता आरिका, कुछ भी नहीं। आरिका ने कहा, अक्षित, जितना मुझे पता है तुम्हें भी नहीं पता। तुम नहीं जानते, डैडी ने मुझे शिवानी माँ और सौरभ खन्ना के बारे में सब कुछ बता दिया था। देखा जाए तो सौरभ खन्ना भी गलत नहीं है। उन्होंने अपने पापा के प्रेशर में आकर शिवानी माँ को छोड़ दिया था, लेकिन तब तक शिवानी माँ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उनका अबॉर्शन नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने तुम्हें जन्म देने के बारे में सोचा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन बच्चे पर पहला हक माँ का होता है। तुम अपनी माँ के बेटे हो, शिवानी ठाकुर के बेटे। सौरभ खन्ना ने जो कुछ भी शिवानी माँ के साथ किया वह गलत किया। बेशक उन्होंने अपने पिता के प्रेशर में किया हो, लेकिन एक लड़की की इज्जत के साथ खेलना बहुत गलत है। अक्षित अब भी नहीं उठा। आरका ने अक्षित को बहुत समझाया। आरका अक्षित करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही बैठे थे। आरका ने अक्षित को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे अगर वह उसको छोड़ देगी तो अक्षित बिखर जाएगा। बहुत मुश्किल से आरका अक्षित को बाहर लेकर आई और उसने अक्षित को सोफे पर बिठा दिया। आरका ने अक्षित के बालों को टॉवल से पोंछा और अक्षित का ब्लेजर उतरवाया। बहुत मुश्किल से आरका ने अक्षित के कपड़े चेंज करवाए। आरका ने फिर अपने कपड़े चेंज किए और अक्षित को बेड पर बैठाकर किचन में चली गई। पार्टी में आरिका और अक्षित ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए आरिका जानती थी कि अक्षित को भूख लगी होगी। आरिका जल्दी से अक्षित के लिए खाना बनाकर ले आई। आरिका ने अपने हाथों से अक्षित को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन अक्षित का मन इस वक्त कुछ भी खाने का नहीं था। आरिका ने बहुत मुश्किल से अक्षित को थोड़ा सा खाना खिला दिया। आरिका ने अक्षित को बेड पर लिटा दिया और खुद किचन में जाकर थोड़ा सा काम करने लगी। थोड़ी देर बाद आरिका बेडरूम में आई तो अक्षित बेड पर नहीं था। अक्षित बालकनी में खड़ा था। आरिका ने अक्षित को पीछे से गले लगाकर कहा, अक्षित बस करो, इतना मत सोचो। रघुनाथ खन्ना से कुछ नहीं होगा। हमारी फैमिली नहीं टूटेगी। अक्षित ने आरिका को अपने आगे किया और गले लगाकर कहा, तुमने शायद सुना नहीं, रघुनाथ खन्ना ने क्या कहा है? आरिका अक्षित पर अपनी बाहें कसती हुई बोली, अक्षित, मैंने बस इतना सुना है कि मेरी आरिका को कुछ हुआ तो खन्ना परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैंने तो बस इतना सुना। अगर मेरी आरिका को कुछ भी हुआ तो अपने बच्चों की लाश देखने के लिए तैयार रहना। अक्षित ने हल्का सा मुस्कुराकर आरिका को गले लगा लिया। अक्षित ने कहा, सच कहता हूँ आरिका, अगर रघुनाथ खन्ना ने मेरे परिवार को हाथ लगाया तो उन्हें अपने जन्म पर भी पछताना होगा। तभी अक्षित का फोन रिंग करने लगा। अक्षित ने अपना फोन चेक किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आरिका अक्षित की मुस्कुराहट देखकर हैरान थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले अक्षित बहुत डिस्टर्ब था। आरिका ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ अक्षित? अक्षित ने कहा, लगता है काला कोट पहनने का टाइम आ गया है। पवन खन्ना ड्रग के केस में पकड़ा गया है। आरिका ने कहा, तो तुम उसकी अपोजिट केस लड़ोगे? अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आरिका अपोजिट केस लड़कर रघुनाथ खन्ना को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता। मैं अब शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। आरिका ने कहा, तो क्या पवन खन्ना को बचाओगे? और अगर पवन खन्ना को बचा भी दिया तो इसमें हमारा क्या फायदा? अक्षित ने कहा, फायदा है आरिका। मैं रघुनाथ खन्ना के साथ डील करूंगा। मैं पवन खन्ना को बचा लूंगा और बदले में वह मेरे परिवार से दूर रहेंगे। आरिका ने कहा, क्या रघुनाथ खन्ना मानेंगे? क्या वह तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार होंगे? अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, राज बहुत गिल्ट में है। वह यह केस नहीं लड़ेगा। अगर उसने यह केस अपने हाथ में भी लिया तो मैं उसे इस केस से हाथ खींचने के लिए कह दूंगा। वह मेरी बात जरूर मानेगा। राघव देसाई अपने बेटे के गम में बहुत दुखी रहते हैं। वह ये केस नहीं लड़ेंगे। रणवीर अंकल रिटायर हो चुके हैं। बचा मैं, मेरे अलावा ये केस कोई नहीं लड़ सकता। और अगर किसी ने लड़ा तो वह डेफिनेटली हारेगा। हारिका ने अक्षित की
तारीफ करते हुए कहा, क्या बात है लाइफलाइन, टेंशन में भी तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। अक्षित ने हारिका को गले लगाते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, अब बस इंतजार है कि कब रघुनाथ खन्ना मुझे कांटेक्ट करे, क्योंकि जितना दिमाग मेरा चलता है उससे 1% ज्यादा रघुनाथ खन्ना का चलता है। दूसरी तरफ रघुनाथ खन्ना राज के घर में बैठे हुए थे। रणवीर चड्ढा रघुनाथ खन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। रणवीर चड्ढा ने अपनी जिंदगी में जितने भी केस लड़े थे वह सब रघुनाथ खन्ना के अपोजिट ही लड़े थे और बहुत सारे केस जीते भी थे। रघुनाथ खन्ना ने कहा, चड्ढा साहब मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ बात मेरे पोते की है, मैं चाहता हूँ आप ये केस लड़े। रणवीर जी ने कहा, मैं कब से रिटायरमेंट ले चुका हूँ, मैं आपके पोते का केस नहीं लड़ सकता, और अगर मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया होता तब भी मैं आपके पोते का केस नहीं लड़ता, क्योंकि रणवीर चड्ढा गलत का साथ नहीं देता। रघुनाथ ने फिर कहा, सोच लीजिए चड्ढा साहब, मुंह मांगी कीमत दे दूंगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी कीमत दूंगा। अब तक जितना नहीं कमा पाए हैं उससे ज्यादा पैसे मैं आपको अभी के अभी ट्रांसफर कर दूंगा। रघुनाथ खन्ना के अंदर अभी भी पैसों को लेकर बहुत घमंड था। आखिर घमंड होता भी क्यों नहीं, इंडिया के टॉप 2 बिजनेसमैन में उनका नाम जो आता था, इसलिए रघुनाथ खन्ना को रणवीर बिल्कुल पसंद नहीं करता था। रणवीर ने कहा, खन्ना साहब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप यहाँ से जा सकते हैं। रघुनाथ खन्ना ने फिर एक बार कहा, अगर तुम मेरा केस नहीं लड़ सकते तो अपने बेटे राज से कह दो, वह मेरा केस लड़ लेगा। रणवीर को गुस्सा आ गया। रणवीर ने कहा, खन्ना साहब खुद को समझते क्या हैं, हम आपके नौकर नहीं हैं। जब आप कहेंगे हम केस लड़ेंगे और जब आप कहेंगे तो हम केस नहीं लड़ेंगे। आप मुझे जानते हैं, मैं आज तक जितने भी केस लड़े हैं ज्यादातर आपके अपोजिट ही लड़े हैं, तो मैं आपके पक्ष में केस कैसे लड़ सकता हूँ। ना तो मैं आपका केस लड़ूंगा और ना ही मेरा बेटा लड़ेगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए राज को बुला देता हूँ ताकि आप उसी के मुंह से ना सुन लें। इतना कहकर रणवीर ने राज को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राज रणवीर के पास आ गया। राज ने जब रघुनाथ खन्ना को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल वह समझ गया कि हो ना हो रघुनाथ खन्ना किसी काम से ही आया है। रघुनाथ खन्ना ने राज की इंफॉर्मेशन निकाल रखी थी। वह जानता था कि राज पैसों के लिए केस लड़ता है, सही गलत नहीं देखता। रघुनाथ खन्ना ने राज को देखकर थोड़ा सा एटीट्यूड में कहा, राज मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम पवन को ड्रग के केस से बाहर निकाल लो। राज ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। रघुनाथ ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, क्यों नहीं लड़ सकते, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, फिर तुम पैसों के लिए ही तो केस लड़ते हो। राज ने कहा, आपको जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, फिर भी आपको जवाब दे देता हूँ। पहला रीजन यह है कि जिसे मेरे पापा ने मना कर दिया उसका केस मैं नहीं लड़ूंगा, चाहे वह मुझे सोने चांदी में ही क्यों ना तोल दे। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन कि आप मेरे दोस्त अक्षित की नाजायज दादा है। दादा लोगों का केस मैं नहीं लड़ता। नाजायज शब्द अपने लिए सुनकर रघुनाथ खन्ना का तो जैसे खून ही खौल गया, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। उसे एक लॉयर की जरूरत थी, एक सक्सेसफुल लॉयर की। उसे बिल्कुल इस बात का भरोसा नहीं था कि रणवीर और राज दोनों ही उसका केस लड़ने से मना कर देंगे। राघव देसाई तो केस लड़ ही नहीं सकता था, तो वह अपना केस लेकर जाए कहाँ। रणवीर चड्ढा ने रघुनाथ को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, रघुनाथ साहब मेरा बेटा भी आपका केस नहीं लड़ेगा। अब यहाँ टाइम बर्बाद करने से बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई और दूसरा लॉयर ढूंढ लें, या आप एक काम कीजिए, अक्षित के पास क्यों नहीं चले जाते, शायद उसे आपके ऊपर तरस आ जाए, क्योंकि आपको तो उसकी माँ पर तरस नहीं आया था। रघुनाथ खन्ना अंदर ही अंदर कितना सुलग रहा था यह तो वही समझता था। रघुनाथ खन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि पवन की वजह से उसे इतना कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन था तो पवन उसका पोता ही, और अपने पोते को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता था। रघुनाथ ने रणवीर के घर से निराश होकर जाने लगा। रणवीर ने रघुनाथ खन्ना का घमंड चूर चूर कर दिया था। जिन पैसों के घमंड में उन बाप बेटे को खरीदने आया था, उन बाप बेटे ने रघुनाथ खन्ना को आईना दिखा दिया था। तभी रणवीर ने कहा, आपका घमंड लेकर अक्षित के पास मत जाइएगा, वरना वह भी केस लड़ने से मना कर देगा। वैसे उसे मना ही कर देना चाहिए, क्योंकि आप जैसा इंसान किसी पर रहम नहीं खाता, तो उसे भी आप पर रहम नहीं खाना चाहिए। रघुनाथ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। रघुनाथ वापस अपने ऑफिस चला गया। रघुनाथ का एटीट्यूड अक्षित के पास जाने से मना कर रहा था। रघुनाथ नहीं चाहता था कि वह अक्षित के पास जाकर मदद मांगे, लेकिन इस वक्त अक्षित के अलावा उसके पोते को कोई नहीं बचा सकता था। पर इस बात का यकीन भी तो नहीं था कि अक्षित रघुनाथ का केस वो हैंडल कर लेगा।
अक्षित को भी तो लॉ छोड़े हुए काफी टाइम हो गया था। ठाकुर इंडस्ट्री। अक्षित अपने ऑफिस में बैठा हुआ पेपर वेट को घुमा रहा था। अक्षित अपने मन ही मन खुद से कह रहा था, आना पड़ेगा आपको मिस्टर रघुनाथ खन्ना। आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको मेरे सामने आना ही पड़ेगा। आपको मेरी डील माननी पड़ेगी। अपने पोते के बदले में हारिका की जान मांग लूंगा। आपको यह डील करनी ही होगी, वरना अपने पोते को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आपका पैसा भी आपके पोते को बचा नहीं पाएगा। मैं बस आपका इंतजार कर रहा हूँ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।